धमाके से देश दहल गया, वो इंटरनेशनल साजिश की झलक भर बताई जा रही है। दिल्ली बम धमाके के बाद सनसनीखेज पर्दाफाश रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसा बम धमाका दिल्ली में हुआ, उससे कई गुना ज्यादा लाशें बिछाने का आतंकी प्लान था। जैसी दहशत दिल्ली में फैलाई गई, उससे कहीं गहरी साजिश का पर्दाफाश जांच आगे बढ़ने के साथ होता जा रहा है। दिल्ली धमाके में अब तक जितने चेहरों से नकाब उतरा है, उससे कहीं बड़े नाम अब भी अपनी पहचान छिपाने की कोशिश में हैं, क्योंकि दिल्ली में फटा बम एक इंटरनेशनल आतंकी नेटवर्क का खूनी कारनामा है। दिल्ली में जो धमाका हुआ है, उसके कई सिरे जांच में देश से निकलकर विदेश तक जुड़ते जा रहे हैं। दिल्ली में धमाका हुआ, जिसका कनेक्शन हरियाणा के फरीदाबाद से निकला। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और दिल्ली ब्लास्ट के अहम ठिकाने बताए गए। जम्मू कश्मीर में दिल्ली बम धमाके के अहम किरदारों के तार जुड़े। दिल्ली बम धमाके के असली आका पड़ोसी देश पाकिस्तान के बहावलपुर में बैठे जैश-ए-मोहम्मद के टेरर कमांडर हैं। इसके साथ अब इनके हैंडलरों की कड़ियां तुर्की और अफगानिस्तान से जुड़ गई हैं। तो क्या तुर्की में दिल्ली बम धमाके का रिमोट कंट्रोल था? क्या मसूद अजहर का टेरर कमांडर भारत के आतंकी ग्रुप को इस्तांबुल से ऑर्डर दे रहे थे? या फिर जैश के जहर बुझे सरगना गजवा हिंद का फितूर डॉक्टर अदील और मुजम्मिल के दिमाग में भरने के लिए तुर्की में मिले थे? जांच अभी जारी है, मगर जो बातें अब तक सामने आई हैं, उससे सुरक्षा बल की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि आतंकी साजिश का दायरा सिर्फ दिल्ली तक सिमटा नहीं है। अभी तुर्की के आतंकी एंगल का कच्चा चिट्ठा खोलने से पहले चलिए श्रीनगर की उस मस्जिद में, जहां बैठकर मौलवी इरफान अहमद ऑनलाइन आतंकी पाठशाला चला रहा था। ये श्रीनगर की नौगाम मस्जिद कमेटी के चेयरमैन हैं। नाम फारूक अहमद है। फारूक ने बताया कि पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने मौलवी इरफान के कमरे का ताला खोला था, जहां से पुलिस को जैश-ए-मोहम्मद के वही आतंकी पोस्टर मिले जैसे नौगाम की दीवारों पर चिपकाया गया था। 18 दिन के बाद पुलिस आए, दिन को 4 बजे आया। वो मजिस्ट्रेट साथ है, वो सरदार है, सब इंस्पेक्टर। उसने बोला फारूक साहब चाबी ले जाओ, तो चलो खोलो दरवाज़ा। हमने दरवाज़ा खोला, ये भी और वो भी। वहाँ से तलाशी की ठीक ठाक से बजट के, तो वहाँ से निकला जैश-ए-मोहम्मद के 3 पोस्टर है। हमें नहीं पता, सरदार ने बोला यही वो पोस्टर है जो नौगामा में चस्पान हुआ। नौगाम मस्जिद कमेटी के चेयरमैन फारूक अहमद बताते हैं कि उन्हें मौलवी इरफान की कारस्तानियों की भनक लग गई थी। उन्होंने इरफान को समझाने की कोशिश भी की थी। पहले शक हुआ ना कि हमारा मौलवी साहब ये गलत काम नहीं करेगा, मगर आज से दिन दिन होता तो हमें हुकूमत लगता है कि मौलवी साहब को सुरवार है। जिसने ये गलती की उसको सजा गवर्नमेंट देगा जरूर, कि बेगुनाह लोग दिल्ली में इतने मारे गए। पुलिस को तफ्तीश और पूछताछ में मौलवी इरफान की टेरर प्लानिंग का सीक्रेट भी पता लगा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक मौलवी इरफान मेडिकल स्टूडेंट का ब्रेन वॉश करने के लिए जैश-ए-मोहम्मद का टेरर टेप दिखाता था। मौलवी इरफान अहमद वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉल्स के जरिए अफगानिस्तान और तुर्की के हैंडलर्स के संपर्क में रहता था। मौलवी इरफान ने ही फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल को आतंकियों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवाए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तुर्की में बैठे एक हैंडलर ने फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टरों को ये निर्देश दिया था कि वो पूरे भारत में अपने अपने लोकेशन को टारगेट करके फैल जाएं। बारूदी मंसूबे के साथ अलग अलग ठिकाने पर फैलने के बाद मौलवी इरफान की टेरर टोली स्थानीय लोगों से घुल मिल गई। यहाँ तक कि व्हाइट कॉलर आतंकियों के गिरोह ने दावतें भी दी। और कश्मीर आप गए थे, कश्मीर में उनकी शादी में? हाँ जी, हम 4 से 5 लोग उनकी शादी में गए थे। कैसी शादी थी? शादी नॉर्मल, उनका थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट होता है, तो उस शादी में हम सब सम्मिलित हुए और सम्मिलित होकर वापस हम आ गए। कहीं उनके साथ आसपास घूमने गए हों? शॉपिंग के लिए वो श्रीनगर गए थे, वहाँ पर कुर्ते वुर्ते लेने के लिए, फिर वो वापस आ गए थे। हम अपना आगे घूमने के लिए चले गए थे। अच्छा, डॉक्टर अदील ने कुछ फंड्स आपके अकाउंट पे ट्रांसफ़र कराए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मेरा अकाउंट की क्योंकि आपका एक हॉस्पिटल बन रहा है नहीं, मेरा हॉस्पिटल तो मेरे घर पे जो था उसमें बनाया गया था। मेरे अकाउंट में कोई किसी भी तरह का कोई फंड्स नहीं ट्रांसफ़र हुआ।
डॉक्टरों को कट्टर बनाने वाला इमाम इरफान आखिर इतनी आसानी से सब कुछ कैसे करता जा रहा था? सूत्रों के मुताबिक मौलवी इरफान अहमद सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ लोगों को अपना शिकार बनाता था। मौलवी इरफान अहमद पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के आकाओं से संपर्क में था। खुद जम्मू कश्मीर के शोपियां से ऑपरेट कर रहा था। दिल्ली धमाकों के आरोपी शाहीन को मौलवी इरफान ने फाइनेंस और दूसरे सदस्यों से संपर्क के लिए कहा और फिर उसने डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर के धमाकों को अंजाम देने की और जरूरी सामान इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी। सूत्रों के मुताबिक इन लोगों ने मेवात में बैठे इमाम से विस्फोटक लिया और मदरसी नाम के एक आदमी से डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर को लोकल सपोर्ट मिला। और इस काम में मौलवी इरफान ने सबसे पहले डॉक्टर शाहीन की मदद ली, क्योंकि वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा सक्रिय थी। और फिर धीरे धीरे डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल से जुड़कर एक नेटवर्क तैयार किया। लेकिन इतने भर से इरफान अहमद को इत्मीनान नहीं हुआ। उसने जैश के स्लीपर सेल के जहन में गजवा हिंद के जहर बुझे बूस्टर डोज देना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक ये ग्रुप बेहद संगठित और सुनियोजित तरीके से देश भर में स्लीपर सेल फैला रहा था। मास्टरमाइंड मौलवी इरफान ने अस्पताल की नौकरी के दौरान कई डॉक्टरों को रेडिकलाइज किया। उन्हें गजवाए हिंद की विचारधारा और हिंदू विरोधी भाषणों से भड़काया गया। मौलवी इरफान अहमद का आतंकी टोला तैयार हो चुका था। उसने टारगेट सेट कर लिए थे। अहम तारीख पर देश को दहलाने के लिए मौलवी इरफान का आतंकी टोला निकलता, उससे पहले 2 अहम किरदार तुर्की भेजे गए। खबर है कि डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल तुर्की गए थे, जहां उन्होंने अपने जैश के हैंडलर से मुलाकात की थी। मसूद अजहर के हैंडलर ने दोनों डॉक्टरों के आने जाने और ट्रेनिंग का इंतजाम किया था। इधर इरफान अहमद की लेडी विंग की कमांडर श्रीनगर और अनंतनाग में ऑनलाइन कम्युनिकेशन और फंडिंग की जिम्मेदारी संभाल रही थी। डिजिटल फॉरेंसिक जांच में 400 से ज्यादा इनक्रिप्टेड चैट्स मिले हैं, जिनमें पैसों के लेन देन, सेफ हाउस और आगे की प्लानिंग पर चर्चा की गई थी। 2023-24 में एक महिला डॉक्टर को इस्तांबुल और दोहा से कई विदेशी रकम मिलने के इनपुट मिले हैं। दोनों महिला डॉक्टरों ने अपनी MBBS की पढ़ाई ढाका मेडिकल कॉलेज से की थी। इंटर्नशिप के दौरान ही उनकी मुलाकात मौलवी इरफान से हुई, जिसने धर्म के नाम पर इनका ब्रेन वॉश किया। गिरफ्तार की गई लेडी डॉक्टर की एक और कार की तलाश में पुलिस जुटी है, जिसमें विस्फोटक सामग्री होने का अंदेशा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ग्रुप खुली स्लीपर सेल बनाकर देश भर में अपनी एक्टिविटी फैलाने की तैयारी में था। हर खुलासे के साथ ये साफ होता जा रहा है, ये सिर्फ आतंकी नेटवर्क नहीं बल्कि सफेद कोट में छिपी एक खामोश जंग थी। अब सवाल ये है कि तुर्की को ही आतंकियों ने क्यों चुना? जवाब तुर्की के डबल स्टैंडर्ड से समझा जा सकता है। दिल्ली और इस्लामाबाद में बम धमाके पर तुर्की का दोहरा रुख साफ दिखा है। तुर्की ने दिल्ली बम धमाके को मामूली धमाका कहा है, वहीं इस्लामाबाद में फटे बम को आतंकी हमला बताया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने अपने देश को कट्टरपंथियों की पनाहगाह बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये वही तुर्की है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान को हथियार दिए थे। ये वही तुर्की है जिसे कश्मीर पर मठाधीशी करने की सनक सवार है। मायने ये है कि तुर्की के ये चमकते शहर महज छलावा है। इस चकाचौंध के पीछे गहरी आतंकी साजिश पनप रही है। ये तुर्की ही है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमदर्द बनता है। इसलिए आतंकी आका तुर्की को सेफ ग्राउंड मानने लगे हैं। हालांकि भारत के खिलाफ विदेशी धरती पर रची जा रही सभी साजिशें धुआं होती जा रही हैं। भारत में आतंकी मंसूबे के साथ बिलों में छिपे चेहरों की धरपकड़ जारी है। जैश ए मोहम्मद के साथ जमात-ए-इस्लामी के नेटवर्क पर बहुत बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है।